गुड इवनिंग क्लास 12th। टॉपिक आगे बढ़ाने से पहले ये मेरे हाथ में 2020 का बोर्ड का पेपर है। क्वेश्चन में नहीं कराने वाला हूँ आपको, मैं केवल कुछ चीजें बताऊंगा जो आपके लिए आई ओपनिंग है। पहली चीज मैं बार बोलता हूँ, आपका 70 से 80%, 70 भी क्या, आपका 80 to 85% क्वेश्चन पेपर थियोरेटिकल आना। अब जैसे रीजनिंग असर्शन में देखता हूँ आप लोगों के, मतलब न्यूमेरिकल सबके सही है, रटा रटा है, डेफिनेशन सबका सही है, लेकिन रीजनिंग असर्शन में आप लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं। एमसीक्यू भी सही हो जाते हैं आपके सबके। प्रॉब्लम फेस क्यों होता है? आप थियोरी पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। थियोरी को आप स्किप नहीं कर सकते। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ आपको, जो चैप्टर हमने पढ़े हैं उसके, देखिए अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो मतलब बिल्कुल आपको थियोरेटिकल है। अब जैसे बोल रहा है आउट ऑफ आयरन, सॉरी, टू प्रोटेक्ट आयरन आउट ऑफ जिंक एंड टिन विच कोटिंग इज बेटर। आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए जिंक और टिन में से किसकी कोटिंग बेटर होगी? जैसे देखिए एफई का प्रोटेक्शन करना है, आपके पास ऑप्शन है जिंक और टिन, किसकी कोटिंग बेटर होगी? अब अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ढंग से पढ़ा है, मैं एक ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, एक या दो बस, तो आप इजीली कर लोगे। अब अगर आपने थियोरी ढंग से नहीं पढ़ी है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। हमें आयरन को बचाना है। अगर आपने एफई के साथ टिन की कोटिंग लगाई तो टिन क्या है? कम रिएक्टिव है, तो आयरन क्या होगा? कोरोजन आयरन को ईट अप कर जाएगा। लेकिन अगर आयरन के साथ आपने जिंक की कोटिंग करी तो जिंक मोर रिएक्टिव है, सबसे पहले कोरोजन क्या करेगा? इस जिंक को ईट अप करेगा। तो आप किसको लगाओगे? जिंक को। अब ये कहां से निकल के आया? ये निकल के आया आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की रिएक्टिविटी वाले कॉन्सेप्ट से। तो ये थियोरी के क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, तो उसके लिए क्या है, आपको थियोरी डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी। नोट्स पढ़ा करो, लेक्चर्स देखो, थियोरी पे ध्यान दो। टाइम थियोरी का है, अब टाइम न्यूमेरिकल का नहीं है। न्यूमेरिकल तो हो गया वंस अपॉन अ टाइम, अब काम है सारा थियोरी का। जैसे क्वेश्चन और देखो, देखिए जैसे क्वेश्चन हमने करा है, ये लिक्विड ए है और आपके पास लिक्विड बी है। ए का बॉइलिंग पॉइंट 140 डिग्री सी है और बी का बॉइलिंग पॉइंट 180 डिग्री सी है। अभी क्या पूछा है आपसे? आउट ऑफ ए एंड बी 90 डिग्री पर किसका वेपर प्रेशर हायर होगा? अब ये सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। हेलो सर, 90 डिग्री सी पर किस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? अब लगाओ दिमाग, अब समझो पहले। इसका बॉइलिंग पॉइंट 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अगर मैं दोनों लिक्विड्स को 90 डिग्री पर हीट करूं तो किसके मॉलिक्यूल ज्यादा वेपर फॉर्म करेंगे? ऑफकोर्स ए के करेंगे। तो ये सब चीजें क्या है, देखो ये सब चीजें आपको तब आएंगी जब आपकी थियोरी पे कमांड होगी। और थियोरी पे कमांड नहीं होगी तो आप फिजिकल के राजा हो बस। आगे आपको दिक्कत देगी है केमिस्ट्री, आपके पी ब्लॉक और ये डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब। और कई लोग अभी भी टेस्ट नहीं दे रहे हैं इस बार चलो 32 लोगों ने टेस्ट दिया है, 32 के आसपास। कुछ का प्रॉब्लम भी था, तो अच्छा नंबर इस बार जो टेस्ट देने वाले हैं उनका 15-20 अभी भी वही है कि कहानी, बार बार बोलने से कोई मतलब नहीं है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड। देखते हैं, देखिए बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स की बात करते हैं ना। अब ध्यान से समझना, सारी प्रॉपर्टीज ऐसी जो आपने पढ़ी हुई है बट कुछ नहीं है। जैसे आप देखिए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ा आपने चैप्टर सॉल्यूशन में? डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ एंड पाई, सब जानते हैं क्या चीज होती है ना। अगर आपका कॉलॉइड एसोसिएशन वाले केस से बना है, मतलब आपके छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर बड़ा पार्टिकल बनाते हैं कॉलॉइड्स का, जिसको बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड। तो मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड के केस में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर क्या बनाया? सिंगल पार्टिकल बना दिया। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज। इफ द नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज मतलब एसोसिएशन, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज, सॉरी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज। सही है? तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर एसोसिएशन होगा बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर एक पार्टिकल बनेगा
तो उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी कम होंगी। मतलब एसोसिएशन होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएंगी। लेकिन अगर डिसोसिएशन होगा, जो हमने पढ़ा मैक्रोमोलिकुलर के केस में, जितने भी बायोमोलिक्यूल होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल, जब वो ब्रेक होते हैं तो मोर नंबर ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स बनाते हैं। पार्टिकल्स बढ़े और पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। ये ध्यान से सुनना मेरी बात है। टिंडल इफेक्ट जानते हो आप, व्हेन वी पास अ बीम ऑफ लाइट थ्रू द कोलॉइड, तो लाइट की स्कैटरिंग होगी, इसको हम बोलेंगे टिंडल इफेक्ट। अब ये तो पूछेगा नहीं आपसे, पूछ लो तो बहुत ही अच्छा, आपसे पूछेगा कंडीशंस क्या है टिंडल इफेक्ट की। तो जो लाइट आती है उस लाइट की वेवलेंथ और आपके जो कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए। मतलब वो वेवलेंथ उस पार्टिकल को हिट करनी चाहिए। ये नहीं कि आपका पार्टिकल तो बहुत छोटा है ये और आने वाली लाइट की वेवलेंथ ये है। अगर ऐसा है तो ये केस होता है बेटा आपके सॉल्यूशन में। क्वेश्चन है सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट क्यों नहीं दिखता है? बिकॉज पार्टिकल का साइज इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई द कमिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट नॉट हिट द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन। तीस दूसरी चीज जो कंडीशन है, आपके डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, मतलब इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गए, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के, तो वो क्या क्रिएट कर लेगा? वो क्रिएट कर लेगा होमोजीनियस सॉल्यूशन। इसको बोलेंगे हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी। तो ऐसी क्या चीज है जो कोलॉइड को होमोजीनियस सॉल्यूशन से अलग करती है? वो ये दो चीजें हैं। पहला, लैम्डा शुड बी इक्वल टू साइज ऑफ पार्टिकल। दूसरा, म्यू का वैल्यू दोनों का अलग अलग होता है। सही। थर्ड देखिए, कलर ऑफ कोलॉइड डिपेंड करता है कमिंग लाइट की वेवलेंथ पर। जिस लाइट का वेवलेंथ या जो लाइट कोलॉइड पर फॉल हो रही है उस लाइट का जो वेवलेंथ है वो डिसाइड करता है आपके कोलॉइड के कलर को। मतलब कोई लाइट आई जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, हिट करने के बाद जो एग्जिट होगी वो लाइट, तो एग्जिट होने के बाद उस लाइट की लैम्डा क्या होगी, उस लैम्डा पर डिपेंड करता है कोलॉइड का कलर। क्लियर है? देखिए, ब्राउनियन मूवमेंट 9th का है। zigzag movement of colloidal particles is called Brownian movement. डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज है, ये तो बता रहा हूं क्यों होता है ब्राउनियन मूवमेंट और क्या क्या फैक्टर है। कोलॉइड का पार्टिकल अगर बड़ा होगा तो उसका ब्राउनियन मूवमेंट कम होगा। क्यों? मास ज्यादा होगा कोलॉइड के पार्टिकल्स का, और अगर कोलॉइड के पार्टिकल का मास ज्यादा है तो वो पार्टिकल जल्दी ही पीपीटी फॉर्म क्रिएट करने के चांसेस क्रिएट करेगा। अगर किसी कोलॉइड के पार्टिकल का मास कम है तो इजीली रैंडम जिगजैग मोशन को शो कर सकता है। सही। प्रोपोर्शनल 1 विस्कोसिटी, अगर कोलॉइड बहुत गाढ़ा है, विस्कस है, तो भी उसका ब्राउनियन मूवमेंट कम होगा। जैसे मैंने बोला हनी एंड इंक, कौन से कोलॉइड का ब्राउनियन मूवमेंट ज्यादा है? तो ऑफ कोर्स आंसर इंक है। हनी का ब्राउनियन मूवमेंट कम होगा। किस चीज पर डिपेंड करता है ब्राउनियन मूवमेंट? ब्राउनियन मूवमेंट डिपेंड करता है अनइवन बॉम्बार्डमेंट बिटवीन दी कोलॉइडल पार्टिकल। जो आपके कोलॉइड पार्टिकल्स होते हैं, दे कैरी सम चार्ज एंड ड्यू दिस सम सेम चार्ज दे शो अनइवन बॉम्बार्डमेंट। और ये जो अनइवन बॉम्बार्डमेंट है, जो कोलिजन होने की फ्रिक्वेंसी है, इस पर डिपेंड करती है आपके कोलॉइड की स्टेबिलिटी। सही है। डेफिनेशन कम पूछेगा, जो चीज मैंने बताई है वो इंपॉर्टेंट है ना। देखते हैं आगे। देखिए, क्वेश्चन आता है कि कोलॉइड के सरफेस पर चार्ज कैसे आता है। ये चैप्टर का 3rd फेज है ना। फर्स्ट फेज एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन, सेकंड फेज कोलॉइड और उससे रिलेटेड टॉपिक। अब हम चैप्टर के 3rd फेज में। 3rd फेज क्या बोलता है? कोलॉइड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। मतलब कोलॉइड के पार्टिकल पर कुछ न कुछ चार्ज होता है, बताया था मैंने आपको। कोलॉइड को स्टेबल करने के लिए उसके सरफेस पर या तो प्लस चार्ज होगा या माइनस चार्ज होगा। अब क्वेश्चन है, ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आया कहां से? एंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, कोलॉइड कितने टाइप के हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, कोलॉइड्स आर ऑफ 2 टाइप। एक होते हैं आपके पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड और एक होते हैं नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड। अब कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं जो ट्रिक के फॉर्म में ध्यान रखना।
जितने भी मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं और हीमोग्लोबिन है वो पॉजिटिवली चार्ज कॉलोइड है। क्वेश्चन बताऊं कैसा है, मजा आएगा क्वेश्चन। और जितने भी मेटल के कॉलोइड्स हैं, गम, क्ले, सल्फाइड कॉलोइड्स, ये सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। मेटल नॉर्मली, नॉन मेटल भी, क्ले, सल्फर, ये सब नेगेटिव। ओके। और आपके जो मेटल के हाइड्रोक्साइड, हीमोग्लोबिन, ये क्या होते हैं आपके पॉजिटिव। गॉट इट? जनरल एजम्पशन। देखिए चार्ज कैसे आता है, केस वन देखिए आपने AgNO3 को डाला Ki में। अब यहां सुन लो जो एनसीईआरटी के एजम्पशंस होते हैं, अगर आपने AgNO3 को Ki में डाला, इसका मतलब Ki क्या है, एक्सेस में है। जैसे हम बोलते हैं ना, हमने सॉल्ट को डाला वाटर में, कॉमन सॉल्ट डाला वाटर में, हम कभी ये नहीं बोलते वाटर डाला कॉमन सॉल्ट में। एक जनरल टर्म है, जनरल चीज है। एड 1 टीस्पून शुगर इन वाटर, हम ये नहीं बोलते एड 1 ग्लास वाटर इन 1 टीस्पून शुगर, वो वाली चीज है। तो अगर हमने AgNO3 को Ki में डाला है तो Ki आपको कंसिडर करना है एक्सेस में, नहीं दे तो बहुत ही बढ़िया है। तो रिएक्शन करा आपने, क्या बना, AgI प्लस KNO3। यहां ये बनता है AgI, सिल्वर आयोडाइड का कॉलोइड। अब देखिए आप, जो केमिकल आपका एक्सेस में है, ये कॉलोइड किसका बना आपका, AgI का। एक एग्जांपल लिया है मैंने ना। अब आपको देखना है ये जो कॉलोइड बना है आपका, अभी बनेगा, अभी बना लिए, AgI में कौन सा आयन कॉमन है, आपका कॉमन है आयोडीन। तो कॉन्सेप्ट ये है, व्हेन द टू केमिकल रिएक्ट एंड फॉर्म अ कॉलोइड, तो कॉलोइड हमेशा उस केमिकल के आयन को एक्वायर करता है जिस केमिकल की क्वांटिटी एक्सेस में होती है। तो यहाँ एक्सेस में कौन है, Ki, और AgI के पास कौन सा आयन कॉमन है, I। तो इसके सरफेस पर हमेशा क्या होगा, I माइनस आयन विल बी ट्रैप्ड। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका I माइनस ट्रैप हो जाएगा। और इस कॉलोइड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे AgI ऑब्लिक I माइनस। मतलब ये है, ये नेगेटिवली चार्ज कॉलोइड है किसका, सिल्वर आयोडाइड का। और कौन सा आयन प्रेजेंट है, नेगेटिवली चार्ज आयन प्रेजेंट है। अब देखिए केस नंबर 2, मैंने डाला Ki को AgNO3 में, रिएक्शन तो वही होगा, बट एक्सेस में कौन हो गया, AgNO3। अब यहां देखो, यहां कौन कॉमन है, यहां कौन कॉमन है, Ag। तो सरफेस पर कौन जाएगा, Ag प्लस विल बी अटैच, ये सरफेस पे अटैच। तो क्या बनेगा, AgI ऑब्लिक Ag प्लस। तो कॉन्सेप्ट ये है, केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट को अप एंड डाउन करके आप इजीली कॉलोइड के नेचर को डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा चार्ज वो एक्वायर करेगा। ये ट्रिक है, सिंपल, एनसीईआरटी में मेंशन है, आप इजीली इसको फॉलो कर सकते हो। देख लो, ये क्वेश्चन देखिए, अलग थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन। आपने FeCl3 को डाला वाटर में, ये आपका बोर्ड प्रैक्टिकल है, अब हट गया सिलेबस से। हाँ, बोर्ड प्रैक्टिकल के मैंने लैब मैनुअल शेयर करी आपको, डिलीटेड पोर्शन शेयर करा है, वो ध्यान से देख लेना, जो हट गया वो मत करना। आप चाहें तो लैब मैनुअल प्रिपेयर कर सकते हैं, सारी लैब मैनुअल में आपको शेयर कर दी है ना। देखिए FeCl3 को डाला आपने वाटर में, बताइए कौन सा कॉलोइड बनेगा। और उस कॉलोइड को कोएगुलेट करने के लिए, सुनो ध्यान से, उस कॉलोइड का कोएगुलेशन करने के लिए, कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है, PPT फॉर्म करने के लिए इनमें से आप कौन सा केमिकल यूज करोगे। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो कॉलोइड बनाते हैं, FeOH ट्वाइस या थ्राइस, जो भी अच्छा लगे आपको, सही है। फेरिक हाइड्रोक्साइड और साथ में बना आपका HCl। अब एक्सेस में कौन है, वाटर एक्सेस में है, क्लियर है, वाटर एक्सेस में है। तो आपको ये बताना है, वाटर को मैं ऐसे लिख रहा हूं बेटा समझाने के लिए, आपको बताना है इसमें और वाटर में कौन सा आयन कॉमन है, वो आपका आयन कॉमन है OH। OH ज्यादा है, तो ये जो बनेगा वो कौन सा कॉलोइड बनेगा, FeOH होल थ्राइस OH माइनस, ये नेगेटिवली चार्ज कॉलोइड। क्लियर। अब इस नेगेटिवली चार्ज कॉलोइड को कोऑगुलेट करना है, मतलब आपको चेंज करना है PPT में। तो इस माइनस चार्ज को डिस्चार्ज कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो कौन कौन से पॉजिटिव आयन है आपके पास, यहां देखें तो ये कौन है, K प्लस आयन। यहां देखोगे ये कौन है, Al+3 आयन।
यहाँ देखोगे यहाँ कौन है, K प्लस आयन, और यहाँ देखोगे कौन है, H प्लस आयन। तो देखिए कॉन्सेप्ट ये है, अगर जिस कैटायन का प्लस चार्ज ज्यादा है वो ज्यादा मोल ऑफ इसको डिस्चार्ज कर सकता है। जैसे देखिए अगर मैंने इसके Al+3 का रिएक्शन करा किससे, FeOH होल थ्राइस OH माइनस से, तो Fe+3 कितने FeOH होल थ्राइस ये -1 को डिस्चार्ज कर सकता है, 3 को। यूं समझो इसको, ये कितनों को डिस्चार्ज कर सकता है, 3 को। 3 को क्यों कर सकता है, क्योंकि OH का चार्ज -1 है और Al का चार्ज +3 है। तो कॉन्सेप्ट ये है, जब आप किसी क्लोराइड को पीपीडी में चेंज करते हैं तो आप ये देखो उसको वो अपोजिटली चार्ज आयन इजीली कोऑपरेट करेगा जिस आयन की वैलेंसी ज्यादा होगी। सिंपल एक्सप्लेनेशन में इसका जो रूल वगैरह है वो तो टफ है, पढ़ाऊंगा मैं अगले लेक्चर में, बट सिंपल देखो, अगर आपको माइनस वाले को डिस्चार्ज करना है तो सामने आप क्या लिखोगे, कैटायन, और कैटायन भी कैसा, जिसकी वैलेंसी ज्यादा। सही है। देखिए क्वेश्चन आता है, आपने चार्ज भी पहचान लिया क्लोराइड पर कि कौन सा क्लोराइड पर प्लस चार्ज होगा, किस पर माइनस चार्ज होगा, ये भी आपको पता लग गया, बनाना भी आ गया आपको, ट्रिक लग गई पता। लेकिन प्रॉब्लम है क्लोराइड को स्टोर कैसे करोगे, बिकॉज क्लोराइड के सरफेस पर अगर प्लस चार्ज है तो अल्टीमेटली कभी ना कभी कोई नेगेटिवली चार्ज वाला आयन उसको आकर डिफ्यूज कर ही देगा। सो क्लोराइड्स आर नॉट स्टेबल एट ऑल फॉर अ लॉन्गर टाइम। अगर आपको उसको स्टेबल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर जो चार्ज है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा लॉन्गर टाइम के लिए। तो बात करते हैं कुछ और। देखिए हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, ये आपका क्लोराइड पॉजिटिवली चार्ज, एक एग्जांपल लिया मैंने। इफ समहाउ ड्यू टू एनी रीजन आफ्टर सम टाइम इफ इट अट्रैक्ट नेगेटिवली चार्ज आयन अराउंड ऑफ इट, करेगा ही वो तो ऑफ कोर्स आगे जाकर। अल्टीमेटली क्या होगा, जब आपका क्लोराइड बन जाएगा तो थोड़ी देर बाद या 1 घंटा 2 घंटा मे बी 5-10 सेकेंड, उसके बाद क्या करेगा वो आपके डिस्पर्जन मीडियम से कुछ ना कुछ नेगेटिवली चार्ज आयन को अपनी अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने से क्या होगा, एक क्लोराइड के अराउंड ऑफ 2 चार्ज लेयर्स जनरेट होंगी। ये कैटायन की चार्ज लेयर और ये एनायन की चार्ज लेयर। इसको हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। डेफिनेशन है या कुछ नहीं है, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। और इन 2 लेयर्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, उसको बोलते हैं जेटा पोटेंशियल। सही है। तो 2 अलग से डेफिनेशन दी हुई है इलेक्ट्रोलॉजी करने के लिए। ये जेटा पोटेंशियल क्या है, क्लोराइड की डबल लेयर के बीच का चार्ज, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस। और हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर क्या है, ये देखिए। एक चीज और क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई चार्ज ऑन क्लोराइड पार्टिकल। हमें कैसे पता लगे कि क्लोराइड पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज। देखिए बेटा क्वेश्चन आता है, हाउ कैन बी डिटेक्ट चार्ज ऑन क्लोराइड। हमें क्लोराइड के सरफेस पर चार्ज कैसे डिटेक्ट हो। सिंपल मेथड है, ये मत देखना है बेटा, वो बताऊंगा मैं। सिंपल मेथड है इलेक्ट्रोफोरेसिस। डायग्राम देख के समझो, आपने क्या लिया है, यू शेप ट्यूब लिया है, उसमें इलेक्ट्रोड्स लगाए एंड क्लोराइड को फिल करा है। अब अगर आपका पॉजिटिवली चार्ज क्लोराइड है तो कहां जाएगा, माइनस की ओर, और माइनस चार्ज है तो कहां जाएगा, प्लस की ओर। तो सिंपल डेफिनेशन है, व्हेन वी place colloid under the influence of electric current या potential difference, then particles of colloid move to their respective oppositely charged electrode। जब हम पास करते हैं वोल्टेज या चार्ज तो क्लोराइड पार्टिकल्स कहाँ जाते हैं, उसके अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं। गॉट इट। ये तो सिंपल का हम डेफिनेशन का। लेकिन खुराफात अगर करनी है बोर्ड को तो कहाँ खुराफात करेगा, आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। अब आप कहोगे सर ये क्या बोला है, आपने पढ़ा चैप्टर 2 में ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में कौन मूव करता है, सॉल्वेंट। याद करिए। अब नाम देखो, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मतलब सॉल्वेंट का मूवमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज। कॉन्सेप्ट ये है, अगर हम किसी भी तरीके से क्लोराइड के पार्टिकल्स का मूवमेंट रोक दें, मतलब जो डिस्पर्स जो फेज है उसका मूवमेंट रोक दें और केवल डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज मूव करें तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस।
नाम सुन के पता लगना चाहिए, कोरिलेशन आना चाहिए आपको पुराने चैप्टरों से, तो आपको बड़े इजी लगेंगे चीजें। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। सही, ये आपका सिंपल चार्ज को आइडेंटिफाई करने का मेथड। अब जैसे कुछ नया करना है, उसको कुछ पूछ रहा है बोर्ड को। अब जैसे बोर्ड पूछता है कि आपके पास FeOH होल थ्राइस है और ये OH माइनस है ना, और आपने इलेक्ट्रिक करंट पास करा है यहां, एंड आफ्टर सम टाइम यू सी दैट, अब उसने बोला नहीं कुछ भी आपको, उसने बोला ये बस, आफ्टर सम टाइम यू सी दैट द concentration of OH minus ion decrease. आफ्टर सम टाइम आपको क्या पता लगा, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया आपका। गॉट इट? अब डिक्रीज कब होगा, जब वो यहां डिस्चार्ज होगा, तो मतलब नेगेटिव डिस्चार्ज क्लोराइड है। अगर ये ऐसे होता और वो बोलता आफ्टर सम टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन डिक्रीज, तो क्या रहा होगा आपका क्लोराइड पॉजिटिवली चार्ज। आया तो नहीं हालांकि, बट कुछ नया करने में मजा है। आगे देखिए, कोएगुलेशन किसको बोलते हैं? कोएगुलेशन। अगर हम कॉलॉइड को पीपीटी में चेंज कर दें, द फिनोमिना इज कॉल्ड कोएगुलेशन। आपके एनसीईआरटी में जो टॉपिक है ना, ये हार्डली 3 या 4 लाइनों में दिया हुआ है, हो सकता है 5-6 लाइनों में, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए लिया है। देखिए, कोएगुलेशन कैसे कर सकते हैं, कॉलॉइड को पीपीटी में कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे हम कॉलॉइड को डिस्चार्ज कर सकते हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये when the colloid particles move to their respective electrode, they lose their charge and become chargeless and ultimately convert into precipitate. Number 2, mixing of two oppositely charged colloid. ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, तो सबको पता है। 2 अपोजिट चार्ज वाले colloid को ऐड करोगे, डिस्चार्ज होना ही है। नंबर 3, बाय बॉइलिंग। अगर हम colloid को हीट करें, तो हीट करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक आयन प्रेजेंट ऑन कोलॉइडल पार्टिकल सरफेस इंक्रीज। जब आप हीट करोगे तो जो इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन्स हैं उसकी के की वैल्यू बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो क्या होगा, द इलेक्ट्रोलाइट विल माइग्रेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कोलॉइड पार्टिकल एंड कोलॉइड पार्टिकल बिकम्स डिस्चार्ज। नंबर 3, परसिस्टेंट डायलिसिस। पढ़ाया था मैंने ये डायलिसिस में। अगर हम बहुत देर तक डायलिसिस करें क्लोराइड का, पार्चमेंट बैग में रखकर, वो था ना वाटर आता है, वो इलेक्ट्रोलाइट को फ्लो करके ले जाएगा, वो चीज बताया भी था उस समय मैंने। अगर लॉन्ग टाइम पर हम करते हैं डायलिसिस, तो क्या होगा, लॉन्ग टाइम पर डायलिसिस करने की वजह से आपके जो कमिंग वाटर के मॉलिक्यूल है, वो क्लोराइड के सरफेस पर जो अटैच आयन है उसको भी वॉश आउट कर देगा, एंड अल्टीमेटली क्लोराइड कन्वर्ट इनटू पीपीटी। एंड लास्ट, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। सबसे बेस्ट मेथड, जो क्लोराइड है उसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिए, क्लोराइड क्या करेगा, अपने काम के अपोजिटली चार्ज आयन को एक्वायर कर लेगा एंड बिकम पीपीटी और बिकम चार्जलेस। तो ये आपका चैप्टर है। अगले टर्न पर ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। एक और चीज, इस चैप्टर में आपके एंजाइम और इमल्शन टॉपिक हट गए सिलेबस से। आप चाहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, हालांकि बहुत सिंपल है, आप अपने आप पढ़ लें, ज्यादा बेटर है इस चैप्टर के, तो बहुत सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा हाई फाई नहीं है। सही, और नहीं आएगा तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। तो अगला लेक्चर, इसका लास्ट लेक्चर होगा आपका, विल कंप्लीट द लेसन। चलो मैं पढ़ा ही दूंगा थोड़ा बहुत इमल्शन और एंजाइम से रिलेटेड चीजें। सही है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।